गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही थी। लेसन नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक चल रहा था, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मुग़ल बादशाहों को अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। कोई व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जालसाजी और चालाकी से व्यापार के साथ साथ भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के जो राजा थे उन पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया था और एक के बाद एक भारत की अनेक रियासतों पर अपना वो अधिग्रहण करते चले गए थे। प्लासी की युद्ध के बाद उन्होंने बक्सर की लड़ाई की और अपनी कंपनी का शासन वो फैलाने लगे थे। यहाँ तक कि हमारे जो साउथ दक्षिण भारत के अंदर मैसूर राज्य था, जिसमें टीपू सुल्तान, हैदर अली जैसे शक्तिशाली नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उन्हें भी कोशिशों के पश्चात उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और सहायक संधियाँ उनके ऊपर थोप दी गई थी। उसके पश्चात हमने मराठों से लड़ाई और सर्वोच्चता का दावा पढ़ा और साथ ही साथ में लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में भी अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक नई शासन व्यवस्था स्थापित की जो हमारे महाराजा राजा चलाया करते थे। उसमें भी उन्होंने कुछ परिवर्तन किए, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में जानने का प्रयास किया और उसमें ये भी बताया गया कि किस प्रकार से जिला कलेक्टर्स होते थे, वो अपना कार्य करते थे, दीवानी और फौजदारी अदालतें होती थी। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। आज हम उसको और कंटिन्यू करते हैं आगे चैप्टर को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी की जो फोर्स थी उनके अंदर कैसे सुधार किया गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंपनी के साथ भारत के शासन और सुधार में नए विचार आए, लेकिन असली सत्ता तो किस में थी? सैनिक ताकत में थी। कहते जिसके पास सैनिकों का बल होता है वो दूसरे को हराकर जीत सकता है। मुग़ल फौज मुख्य रूप से अपने घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित, और पैदल सेना। मुग़ल फौज के पास में मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था और सेना में सवारों का क्या रहता था? दबदबा रहता था। मुग़ल साम्राज्य के पास एक विशाल प्रशिक्षण शिविर था। उसके अंदर पैदल सेना की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सशक्त किसानों की बड़ी संख्या हुआ करती थी और स्थानीय जमींदार मुग़लों को ज़रूरत पड़ती थी तो अपने पैदल जो सिपाही हुआ करते थे उन्हें वो उपलब्ध कराया करते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों की भर्ती करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी सेना में के लिए भर्ती करनी शुरू की। उन्होंने भी ये तरीका अपनाया। अंग्रेज जो थे वो अपनी सेना के सिपाही को, जो भारत में सिपाही जिनको बोला वो सिपाही बोला करते थे, आर्मी शब्द का प्रयोग किया करते थे। मैंने यहाँ पर आपने देखा है 10 नंबर लिखा है, 10 प्रश्न का उत्तर यहाँ आता है कि 1820 के दशक में जब युद्ध की तकनीकें बदलने लगी तो कंपनी ने घुड़सवार की टुकड़ियाँ जो थी उनकी ज़रूरत उन्हें कम हो गई। उसकी वजह क्या थी ये पूछा गया है उस प्रश्न में, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान, मिस्र से भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार क्या होती है? बंदूक। क्या होती है मस्केट? पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाली ये भारी बंदूक होती है जिसे तोड़ेदार बंदूक कहते हैं, और मैचलॉक यानी माचिस से जलाई जाने वाली बारूद जो बंदूकों में भरी होती थी उससे लैस होते थे। कंपनी की सेना ने सिपाहियों को बदलती हुई सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था। अब उसे पैदल टुकड़ियाँ ज़्यादा चाहिए थी, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही थी। अब 18वीं के बाद 19वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेज़ों ने एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, जिसमें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और उन पर ज़्यादा नियंत्रण किया जाने लगा। इस कोशिश की सभी समस्याएं क्या सामने आ रही थी? क्योंकि पेशेवर सिपाही की सेना खड़ा करके चक्कर में अंग्रेज़ों ने कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज किया। यानी जो भारतीयों में जाति और उसकी समुदाय की जो भावनाएं थी उनके आधार पर वहाँ सबको एक समान समझा जाता था और सबको एक ही नज़र से देखा जाता था। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सके, जो कि भारत के समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी।
क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय एक सिपाही के रूप में मान सकते थे? वो कतई अपने आप को केवल मात्र सिपाही नहीं मानते थे। हमारे यहाँ जातिवाद के आधार पर लोग बटे हुए थे। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन, अपनी पहचान, अपने वे कौन है, इस बात का एहसास बदलाव आ रहे थे। उन्होंने सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम इसी बुक के पार्ट में पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या हुआ? चलिए हम पढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन चुकी थी। 19वीं शताब्दी के शुरू में उन्होंने क्या किया? एक भाप के इंजन बनाने की तकनीक भी वो लेकर आए। भाप के इंजन बनने से क्या हुआ? समुद्री मार्ग में जो आने में उन्हें 6 से 8 महीने लगता था, अब इन जहाज़ों का प्रयोग करने से वे 3 हफ्ता में ही अपनी यात्रा को कर लेते थे। इससे क्या होना लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी लोग, उनके परिवार आसानी से भारत आने जाने लगे थे। 1857 के उपमहाद्वीप में क्या हुआ था? 63% हमारी धरती का हिस्सा और 78% आबादी पर हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना शासन स्थापित कर दिया। मैंने आपको पहले भी एक नक्शा बताया था जिसमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने भारत के ऊपर शासन, जो कि मैंने आपको पीले रंग से बताया है कि किस तरीके से था। देश के शेष भूभागों पर भी, आबादी पर भी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव, मतलब ये तो उनके अधिकार में आ ही गए थे, और जो बचे हुए इलाके थे उन पर भी इनडायरेक्टली वे किसी न किसी तरह से अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते रहते थे। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरीके से भारत को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था। यानी जो एक कंपनी व्यापार के लिए आई, उसने भारत के ऊपर पूरी तरह शासन की बागडोर भी अपने हाथ में ले ली। एक और यहाँ पर बताया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार कैसा होता है। देखिए, डच यानी फ्रांसीसी व्यापारी थे, वो 17वीं सदी में दक्षिणी अफ्रीका पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने दास व्यापार, यानी क्या करते थे? लोगों को बंधक बना लेते थे, जंजीरों से बांध लेते थे, और उन व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, उनको क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने होने वाली नीलामी का एक आंखों देखा दृश्य उसको एक्सप्लेन किया। कैसे? वो देखिए, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है कि ऐसा मालूम होता है कि पशुओं, कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। हमने अपनी गाड़ी में नए बैल खरीदने के लिए रोक ली कि हम बैल खरीद लेते हैं, और नीलामी के माल में जब देखा तो एक स्त्री दास, उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान उन्हें वहाँ परखा और अपनी अपनी बोलियां लगाई। अलग अलग खरीदारों को उनको बेच दिया गया। आप सोचिए, एक माँ के 3 बच्चों को अलग अलग लोगों को बेच दे तो माँ की चिंता और वेदना और आंसू भरी आंखें, और बच्चों की तरफ देखा और दूसरी तरफ व्याकुल माँ बाप, दुखी बच्चे अपने व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। ये दृश्य वास्तव में हृदय द्वारक दृश्य था, दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों ने चेहरे पर हंसते हुए और एवं असंवेदनशील दिखाई पड़ रहे थे। तो देखिए किस तरीके से सभी जगह देखा जाए तो विदेशियों ने हमेशा, जो ताकतवर होते थे, उन्होंने दूसरे देश के अंदर अपनी गंदी हरकतों को अपने लाभ के लिए प्रयोग में लिया था। तो आज ये लेसन हमने यहाँ पर पूरा किया है। आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। मैंने यहाँ पर जो ग्रीन लाइन से अंडरलाइन किया है बच्चों, ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर कुछ प्रश्न आधारित हैं, है ना। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इनसे ही आपको अपनी अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको करने में